अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव। अबनाए हुर्मज़ में चल गई हैं गोलियां और सीज़ फायर जो है वो लगता है कि इन गोलियों के अंदर उड़ रही है। आज 3 जहाज़ों पर फायरिंग हुई है अबनाए हुर्मज़ में और उसके अलावा ईरान ने 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका ने पहले ही 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ था ईरान के, और आज ईरान ने भी 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा किया है, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई है और लग ये रहा है कि सीज़ फायर ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है और किसी भी वक्त किसी भी एक तरफ से कोई एक बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। इन कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है, सीज़ फायर कितनी नाजुक है और कितनी मजबूत है, इस पर हम आगे चलकर आज बात करेंगे। उसके अलावा हम कुछ मकामी मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। हम कई दिनों से जंग के बारे में बातें करते आ रहे हैं और मुज़ाकरात ईरान अमेरिका के दरमियान वो चल रहे हैं, और इस दौरान ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक हम आवाज़ है, यक आवाज़ होकर चल रहा है। पाकिस्तान के जो ग्राफ बुलंद हुआ है, पाकिस्तान को जो बैनुल-अक़वामी इज़्ज़त मिली है, उस पर पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है। लेकिन डोमेस्टिकली कुछ इश्यूज़ हैं और इसमें सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का और उसके सरबराह इमरान खान की कैद का। तो उस पर कुछ पेशरफ़्त हो रही है और कुछ ख़बरें आ रही हैं कि पेशरफ़्त हो रही है नहीं हो रही है तो अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ खुफ़िया मुलाकातें हुई हैं। वो क्या खुफ़िया मुलाकातें हुई हैं उन पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, उनका वैसे तो ख़ैर एक वो है, वो जाने पहचाने हैं कि वो क़यादत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब शायद उनका जो सब्र है वो भी कम होता जा रहा है। और गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल के बाहर कुछ हज़ीमत का सामना करना पड़ा जब उन्हें कुछ ख़वातीन कारकुनों ने घेर लिया। वो क्या वाक़या है, हम उस पर बात करेंगे। और फिर हम इस बात पर भी बात करेंगे कि पीटीआई ने और पीटीआई की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में क्यों रखा? क्या माजरा है और उसके पीछे क्या कहानी है? तो इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को। जिस तरह कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से दुनिया में अमन कायम हो जाए और ईरान और अमेरिका किसी जामे माहदे पर पहुंच जाएं, और उसके बाद न सिर्फ इस खत्ते में अमन हो बल्कि दुनिया में भी अमन हो। आज भी पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें उसी शद्दोमत के साथ जारी रखी हुई हैं जिस तरीके से पाकिस्तान पहले दिन से जारी रखे हुए है। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की है और उन्होंने खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। उसके अलावा इसहाक डार साहब ने दफ्तर ख़ारजा का एक अहम इजलास किया है और उसकी सदारत भी की, और उसमें भी उन्होंने जायज़ा लिया है कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। लेकिन लग ये रहा है कि बावजूद पाकिस्तान की कोशिशों के मामला जो है अभी न सिर्फ इल्तवा का शिकार है बल्कि वो मखदूश हालत में दाखिल हो रहा है। गुज़श्ता रात जब सीज़ फायर एक्सपायर होने वाली थी तो उसके पहले पाकिस्तान ने अपनी खुसूसी कोशिशें करते हुए सदर ट्रंप को एक मरतबा फिर मजबूर किया कि वो जंग बंदी में तोसी करें, और जंग बंदी में एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तोसी हो गई थी, क्योंकि सदर ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरान तजावीज़ का कोई मुसवदा पेश नहीं करता उस वक्त तक और उस पर फैसला होने तक जंग बंदी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जंग बंदी बढ़ाई जाने के बावजूद आज सुबह से जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी जो हैं वो दूसरी तरह की ख़बरें हैं, और आज पूरे दिन में अभी दिन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक शाम के तकरीबन 5:30 बजे का वक्त है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और अब तक 3 जहाज़ों पर फायरिंग हो चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फायरिंग ईरान की जानिब से की गई है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि ईरान जो है वो अबनाए हुर्मज़ में अपना कंट्रोल बढ़ाते जा रहा है और उसने 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा भी कर लिया है, और ख़ुद ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक उन जहाज़ों को ईरान के साहिल की तरफ ले जाया जा रहा है। उनमें से 2 जहाज़ जो हैं उन पर पनामा के बताया जा रहा है कि झंडे लगे हुए हैं, और एक जहाज़ जो है वो किसी और कंपनी की मिल्कियत है
ہے جس پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اب جو خدشات ہیں وہ یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جب آبنائے ہرمز میں یہ امریکہ اور ایران دونوں اپنا اپنا کنٹرول بڑھانے کے لیے کارروائی کریں گے تو کسی بھی وقت یہ ممکن ہے کہ کسی ایک طرف سے کوئی بڑا حملہ ہو جائے۔ اگرچہ ابھی تک پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ سیز فائر رہے اور دونوں اطراف جو ہے مذاکرات کی میز پر آئیں۔ ایران نے پہلے یہ کہا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ جو انہوں نے ناکہ بندی کی ہے ایرانی جہازوں کی وہ ختم کریں گے تو ہم مذاکرات کی طرف لوٹ آئیں گے، لیکن صدر ٹرمپ نے وہ اس ناکہ بندی ختم کرنے کے بارے میں کوئی مثبت اپنی رائے ظاہر نہیں کی، اور الٹا انہوں نے کہا ہے جی کہ ناکہ بندی قائم رہے گی اور ہم نے اپنی فورسز کو کسی بھی کارروائی کے لیے بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ خواتین کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ایران سے، جو بقول امریکہ کے جن کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی آزادی پسند خیالات کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو امریکہ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب بظاہر تو ہمیں لگ رہا تھا کہ امریکہ اس پر لو اور دو کی پالیسی اپنائے گا کہ کچھ سیونگ بھی ہو جائے اور کچھ گین بھی ہو جائے جب انہیں آبنائے ہرمز کھولنی پڑے، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس معاملے کو بڑھانا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کو تھوڑا سا تنگ کرے اور صورتحال کو دوبارہ سے کشیدہ کر کے پھر امریکہ سے اپنی مرضی کی شرائط منوائے۔ ابھی تک آج انہوں نے 3 جہازوں پر فائرنگ کی ہے، 2 کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے اور ابھی تک مذاکرات کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کل آتے آتے امریکہ میں رک گئے تھے، وہ نہیں آئے اور اس وقت تک ان کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد 3 دن سے تیار رہا ہے مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات نہیں ہو سکے اور اب پاکستانی حکومت دوبارہ سے کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بڑھتی کشیدگی کو کم کیا جائے اور دونوں سائڈوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے، لیکن فی الحال ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کو واپس مذاکرات کی میز پر آنے میں کتنا وقت لگے گا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، میں بھی ہفتہ، 2 ہفتے یا کتنا وقت۔ لیکن دوسری طرف جو آبنائے ہرمز میں واقعات ہو رہے ہیں وہ کافی تشویشناک ہیں اور اگر اس طرح فائرنگ کے تبادلے ہوتے رہے تو کسی بھی وقت کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی آبنائے ہرمز کے حالات کی بات۔ اب ہم آتے ہیں جناب ملک میں واپس اور پاکستان کے ان پیچیدہ مسئلوں پر بات کرتے ہیں جن کو حل کرنے کی بھی ضرورت موجود ہے۔ پاکستان دنیا کے مسئلے حل کر رہا ہے لیکن اپنے مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں اور یہ ایسے اتنے ضروری ہیں حل کرنا کہ بے شک پاکستان دنیا میں کیوں ہی نہ کتنا بڑا ہو جائے، کتنا ہمیں فائدہ ہو جائے اس ایفرٹ سے، جب تک ہم اپنے ڈومیسٹک مسائل حل نہیں کریں گے ہم مکمل یکسوئی کی طرح یکسوئی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران خان کی قید کا، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، قید ہیں اور ان کی رہائی کا فی الحال کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا ایسا منظر جس سے وہ رہا ہوتے نظر آئیں، اور یہ بات جو ہے یہ ان کی پارٹی میں اضطراب بڑھا رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ایک خفیہ ملاقات کروائی گئی ہے عمران خان سے۔ یہ ایکچولی پشاور کے ایک صحافی ہیں یاسر خان صاحب، انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر مان جائیں تو آپ کو اور بشرا بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا جا سکتا ہے اور کچھ آپ کو مراد دی جا سکتی ہیں، اور اس خبر کے مطابق عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سوچ کر بتائیں گے اور کب بتائیں گے یہ نہیں پتہ، اور اس مقصد کے لیے دوسری ملاقات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طے ہے عمران خان سے، جو کہ جلد ہونے والی ہے۔ اب اس خبر کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ جتنے بھی فریق اس میں انوالو ہیں وہ اس پر کھل کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبر دوبارہ سے سرفیس ہونا شروع ہو گئی ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سرفیس ہوئی ہے اور ابھی پھر سے ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب اگلے کچھ دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعہ ہی ایسا ہو رہا ہے، عمران خان رہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اضطراب تو بڑھ رہا ہے، اور اگر کل یہ امن ہو جاتا ہے اور پاکستان بین الاقوامی مسائل سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر یہاں پر جو ہے ٹمپریچر بڑھنے کا امکان ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اسی دوران اس کا کوئی حل نکال لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو اضطراب بڑھ رہا ہے تو اسی اضطراب سے مجبور ہو کر کل پی ٹی آئی کی کچھ خواتین نے بیرسٹر گور کو اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کہا کہ بھائی کیا آپ عمران خان کی بہنوں سے ملنے جائیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیرسٹر گور شاید عمران خان
खान की बहनों से फ़ासला इख्तियार किए हुए हैं और जो कि पार्टी में चपकलिश मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, तो उस वजह से वो नहीं मिलेंगे। तो बैरिस्टर गौहर ने अपना पहले कोशिश की कि उनको मुतमईन करें ख़वातीन को कि मैं मिलने जाऊँगा, तो उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ चलें। बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं, अभी मुझे काम है, मैं बाद में चलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप हमारे साथ चलें। तो इस दौरान कुछ उनकी तलकलामी भी हुई। एक वक्त आया कि बैरिस्टर गौहर काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए। उन्होंने पूछा जी आप कौन हैं? जवाब में बैरिस्टर गौहर से पूछा गया जी आप कौन हैं? उन्होंने कहा जी मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। उन्होंने कहा जी हम तो पार्टी के वर्कर्स हैं। तो ये काफ़ी उनके दरमियान गर्मी सर्दी हुई और उसके बाद एंड पे फिर बैरिस्टर गौहर ने ये कहा जी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो ये काफ़ी वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, जो बैरिस्टर गौहर को उन ख़वातीन ने हज़ीमत का निशाना बनाया और उनसे क्वेश्चनिंग की। तो ये पीटीआई में जो है ना इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एक और बड़ी अजीब हरकत पीटीआई की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने की, ये भी इज़्तिराब की एक निशानदेही करती है कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास सॉरी मैं दोबारा इसको कौमी असम्बली कह रहा हूँ, सूबाई असम्बली का इजलास सूबाई असम्बली की इमारत होने के बावजूद स्टेडियम में किया है। मतलब पेशावर में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ कई सालों से, शायद डेढ़ दहाई हो गई है, वहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं हुआ। तो उसको अब दोबारा वो तैयार हुआ था और इस मरतबा में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ शायद पीएसएल का मैच होगा, लेकिन वो फिर जब ये फ्यूल क्राइसिस आया तो पीसीबी ने वहाँ से मुंतकिल कर दिया मैच और अब जो है वहाँ पर मैच तो क्या होना है, लेकिन जो केपीके की हुकूमत है और वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने वहाँ पर असम्बली का इजलास रख दिया और मकसद ये था कि लोग आके बराह रास्त देखेंगे। भाई लोग तो जिन्होंने देखना होगा वहाँ भी देख लेंगे और उनको आपसे आगाह होंगे। और आप इजलास में करते क्या हैं, कौन सा आप आवाम की फलाह बहबूद के काम करते हैं। बहरहाल इतलात के मुताबिक 3 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन अभी तक शायद इजलास शुरू हो नहीं सका क्योंकि जो उनको तवक्को कर रहे थे कि स्टेडियम लोगों से भर जाएगा वो अभी तक नहीं भरा। और लोग जो हमें थोड़ी देर पहले तक हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक लोग वहाँ पे आए नहीं, बहुत कम तादाद में लोग आए हैं। तो इस वजह से भी हज़ीमत का सामना उन्हें उठाना पड़ा है पीटीआई के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को और जो चीफ़ मिनिस्टर हैं जनाब सुहेल आफरीदी साहब को। और ये एक इंतहाई एक और बेवकूफ़ाना और गलत किस्म का उन्होंने फ़ैसला किया है और उसका उन्हें खमियाजा आज भुगतना पड़ा है। आज बस यही खबरें थी आज के लिए और इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल होंगे पाकिस्तान में जो हैं और जो दुनिया के मसाइल हैं वो भी हल होंगे और हम उनमें अपना किरदार अदा करेंगे। और जो सीज़ फायर टूटने के जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएंगे और जल्द ही दोनों साइडें जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगी और कोई जामिया मुआहिदा दस्तखत करेंगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान में, खित्ते में और दुनिया में अमन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको तमाम मालूमात बर वक्त और बराह रास्त फ़ौरन पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।